अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड पढ़ा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा कि रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग थ्योरी को जो है ना वो रॉन्ग साबित किया, जो है एक बड़ा अच्छा कारनामा से अंजाम दिया उसने। लेकिन उसके साथ ही जो उसने अपनी थ्योरी पेश की, मॉडल पेश किया, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमने उसको गलत करार दे दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने गलत करार दे दिया। ठीक है, वैसे हम तो जो है ना हमारे अंदर तो खैर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मॉडल को जो है ना इतना बड़ा मॉडल उसको हम गलत करार देते। बाय द वे जो है ना वो क्या है कि उसको जब गलत करार दे दिया गया तो उसके बाद जो है ना बोहर ने फिर क्या दिया, अपना जो है ना मॉडल दिया। तो बोहर के आने से पहले, यानी कि बोहर का मॉडल पेश करने से पहले, इसके पीछे मजीद कैलकुलेशन जो की गई वो मैक्स प्लैंक ने की थी। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने कुछ जो है ना वो बेसिक जो है ना वो थ्योरी दी थी। ठीक है, क्वांटाइजेशन के बारे में, क्वांटम के बारे में। बेसिकली क्वांटम जो है ना वो उसके अंदर हम एनर्जी लेवल देखते हैं कि एनर्जी जो है ना वो कितनी फिक्स है, किसी भी चीज़ की कितनी फिक्स एनर्जी है वो हम देखते हैं। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स प्लैंक ने, उसी को यूज़ करके क्या किया फिर बोहर ने जो है ना वो क्या किया, ये काम किया। बेसिकली जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या थे, उसके अंदर यही डिफेक्ट्स थे ना कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ऐसे भी तो हो सकता है कि अपनी एनर्जी लूज करके, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके एटम के अंदर जा गिरे, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जा गिरे, इस तरह एटम कोलैप्स कर जाए। यही मसला था ना, यही डिफेक्ट आ रहा था, मेन डिफेक्ट यही था। तो उसको जो है ना देख के फिर मैक्स प्लैंक ने जो है ना वो एक क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, एक फिक्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसके बाद जो है ना फिर नील बोहर जो है ना इसने आके फिर एटम का जो एक मॉडल पेश किया कि जो है ना इस तरह का मॉडल हो सकता है, यानी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इसने बोहर ने मॉडल दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो कुछ मिस्टेक्स फिर थी उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मजीद जो क्वांटम को डेप्थ में देखा गया। बेसिकली जब आप लोग एफएससी लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। एफएससी के बाद जब आप लोग आगे बीएस लेवल पे जाएंगे, अगर कोई बंदा आप में से केमिस्ट्री करता है तो वहाँ पे श्रोडिंगर जो है ना उसका बड़ा एक रोल है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता चल जाएगी। और उसी ने जो है ना वो शेल का कॉन्सेप्ट दिया था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। ये मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो श्रोडिंगर जो है ना उसने बोलता काम किया। तो आप समझ लेंगे क्वांटम केमिस्ट्री जो है ये इस एटम की जो, यानी कि जो अभी स्ट्रक्चर हम जो है ना वो जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो अभी करंटली जो है ना स्ट्रक्चर है एटम का जो एग्जैक्ट है, ठीक है, उसके पीछे जो है ना बहुत ज़्यादा काम किया गया। ठीक है ना, उसके बाद जाके फाइनलाइज हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपना जो है ना वो थोड़ा थोड़ा किरदार पेश किया, अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते 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 अभी जो है ना एटॉमिक मॉडल जो है वो सही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लेवल जो है ना वो बहुत छोटा है, तो आप लोगों के लेवल पे जो है ना वो इतना कोई डेप्थ में नहीं बताया जा रहा। ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि रदरफोर्ड थ्योरी क्या थी, बोहर थ्योरी जो है ना वो क्या थी, जस्ट इतना बता के आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके पीछे जो है ना बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। तो अगर अल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना बीएस केमिस्ट्री जो है ना वो उसकी तौफीक देता है, जब आप लोग बीएस केमिस्ट्री करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलेगी आप लोगों को। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बाई कीपिंग इन व्यू, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ठीक है ना, इसका वो देखते हैं। बाई कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। 1913 के अंदर, यानी कि आज से आप कह सकते हैं 110 साल पहले, क्या है कि नील बोहर ने ये जो है ना अपना मॉडल पेश किया। यानी कि ये जो रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट थे ना उनको जेहन में रख के नील बोहर ने अपना एक मॉडल दिया। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। यानी कि इस मॉडल को जो है ना, इस मॉडल को तरतीब देने के लिए, इस मॉडल को जो है ना आप कह सकते हैं कि बनाने के लिए नील बोहर ने क्या किया, जो है ना वो मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी ना, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक की, उसको यूज किया, उसको बेस बनाया, बुनियाद बनाया। फाउंडेशन का मतलब बुनियाद बनाया। तो आगे देखते हैं बोहर थ्योरी थी क्या। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हैं, आप कह सकते हैं कि दो थ्योरीज लिखी हैं इसकी बोहर की, वो आप देख सकते हैं। पहली थ्योरी क्या थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। ठीक है, क्या कहता है बोहर की थ्योरी थी। ये कोई बोहर ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट अलग होता है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, वो फॉयल वाला। इसके पहले जो है ना वो प्लम पुडिंग थ्योरी वाली भी क्या थी, थ्योरी थी।
थ्योरी जो होती है जस्ट एक ख्याल पेश करना होता है। थ्योरी आपके माइंड में भी आ सकती है, आप भी अपनी थ्योरी बता सकते हैं, यानी कि ये थ्योरी भी हो सकती है, और आप अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए कुछ आर्गूमेंट्स देंगे, कुछ दलाइल देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और वही जो है ना वो सही मानी जाती हैं। थ्योरी तो जो है ना वो कोई भी पेश कर सकता है अपने एंगल से, अपने थ्योरी का मतलब ये नहीं कि मशवरा समझ लें आप, ठीक है ना, कोई भी जो है ना अपना मशवरा दे रहा है बीच में, ये जो है ना थ्योरी होती है। तो बोहर थ्योरी क्या थी, पहली जो थ्योरी थी, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। वो कहता है कि जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है कि वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना इमिट एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको स्पेक्ट्रम जब देखा था तो वो क्या आया था, वो कॉन्टिन्यूस नहीं आया था, बल्कि क्या आया था, वो हमारे पास जो है ना वो दूसरा स्पेक्ट्रम आया था, आप कह सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम आया था। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ना यहाँ से वो बोर क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी थियरी क्या थी, द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, उनकी एक फिक्स एनर्जी है, ठीक है, उनकी क्या है, एक फिक्स एनर्जी है। आगे देखते हैं, एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम, ठीक है, वो उसने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल का नाम दिया उसने, बोहर ने उनको क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल का नाम दिया। बोहर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो क्या है कि एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना आपके पास क्या है, ऑर्बिट्स है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो इसमें नहीं कर सकेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी अपनी एनर्जी होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी अपनी एनर्जी होगी, जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी अपनी एनर्जी होगी, यानी कि तीनों शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था ना, रदरफोर्ड ने जस्ट इतना ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन बोहर ने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स है, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी हो, या इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी हो, ऐसे नहीं हो सकता। इन इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं उनकी अपनी एनर्जी होगी एक स्पेसिफिक, और इन इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होगी और इन इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होगी, ठीक हो गया। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होंगे ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही वो एनर्जी इमिट करेंगे जब तक वो इस शेल के अंदर रहेंगे, इस ऑर्बिट के अंदर रहेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या थी, थ्योरी थी। द बोहर एटॉमिक मॉडल इज शोन एज, ये आपके पास जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल शो किया गया। अच्छा, अब एनर्जी इमिट और रिलीज कब होगी वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी इमिट यानी कि इमिट का मतलब होता है निकलना, ठीक है, एनर्जी निकलेगी कब और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, ठीक है, वो देखते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास वैसे तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर जो है ना आपके पास आप कह सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस शेल के अंदर। तो देखते हैं कि यहाँ पे जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन शो करके सब सिर्फ इतना बताया गया कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बताया गया कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इतना बताया गया कि एनर्जी इमिट और रिलीज कैसे होगी। तो फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एम शेल में, ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, इनका जस्ट ये नाम दिए गए। कहते हैं कि ये जो हमारे पास एम शेल है, एम शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है एल शेल के अंदर है। अब फर्ज करें बाहर से जो है ना वो एनर्जी आती है, सूरज से एनर्जी आती है या आप किसी और सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं, वो आप एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर वाली शेल की तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर वाली शेल की तरफ चला जाएगा। जब भी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ आएगा, ठीक हो गया। क्यों, उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा चले बता देता हूँ, है थोड़ा सा डेप्थ में। वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे ना उनकी एनर्जी कम होगी, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ऐसी एग्जाम्पल जस्ट एज अ मिसाल देने लगा हूँ। कहते हैं ना कि रिश्तों के अंदर जितने बंदा क्लोज होता जाता है ना तो उनके दरमियान जो है ना क्या होता है कि रिश्ते का जो एहसास होता है वो कम होता जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बंदा कहता है कि बंदा थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है, कभी कभी मिले बंदा, तो वो जो है ना बंदे का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग रहता है, ठीक है, मोहब्बत बढ़ती है।
अब कह सकते हैं, ये जस्ट एज एग्जांपल दिया मैंने। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब है दूसरी शेल में, जैसे ही बाहर से इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जैसे ही एनर्जी मिली तो इसको, ये कम एनर्जी पे था पहले, जैसे एनर्जी मिली ये बाहर वाले शेल की तरफ मूव कर गया। अब बाहर वाले शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होगी इस सेंस में, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी कि एनर्जी जज़ब होगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, वो अंदर वाली शेल से बाहर वाली शेल की तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन दूसरा यहाँ पे एनर्जी रिलीज कब होगी, जब अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये जो बाहर वाला शेल है ये न्यूक्लियस से दूर है, तो ये क्या है, इन दोनों की निस्बत ये वाला हाई एनर्जी पे है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे है तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसने अंदर मूव करना है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस शेल से अगर इस शेल की तरफ आता है या इस शेल से दूसरे शेल में आता है या पहले शेल में आता है तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तभी अंदर जाएगा ना, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। यहाँ पे हाई एनर्जी पे था तो अपनी एनर्जी उसने क्या की, लूज की, और इस जब शेल में आएगा तो अपनी एनर्जी क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी, एनर्जी लूज कर चुका होगा या एनर्जी क्या कर चुका होगा, रिलीज कर चुका होगा। ये जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट अगेन बताते हैं जर्नल सा जो है ना, कि बोहर का कॉन्सेप्ट क्या था कि रदरफोर्ड से शुरू करता हूँ। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, उसने जस्ट इतना बताया था। बोहर आया, बोहर ने कहा नहीं, जो है ना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्बिट में। उनके अपने अपने जो है ना एक लेवल है, एनर्जी लेवल है, इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल। उसने कहा कि नहीं, ये एनर्जी लेवल में हर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं है कि जस्ट एक ही शेल के अंदर जो है सारे इलेक्ट्रॉन मूव करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन की जितनी भी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है, ठीक है ना। जो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी एनर्जी है, जो इस शेल के अंदर है उनकी अपनी एनर्जी है, और जो इस शेल के अंदर है उनकी अपनी एनर्जी है। अब उसने बोला कि एनर्जी जो है ना, जब ये स्पेसिफिक एनर्जी में है ना, जब तक अपने अपनी शेल में रहेंगे तो कोई एनर्जी ये लूज ना ही लूज करेंगे और ना ही एमिट करेंगे, ये बस मूव करते रहेंगे, ठीक है। ये मूव क्यों ऐसे करते रहेंगे, ऐसे क्यों नहीं, क्यों होगा, ये बड़ा डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लेवल का नहीं है अभी, तो जस्ट इतना ही जेन में रख लें। तो उसके बाद उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कब करेंगे और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कब करेंगे, ठीक है। गेन मतलब कि एब्जॉर्ब। तो इलेक्ट्रॉन जब भी अंदर वाली शेल से अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करेंगे, क्योंकि अंदर कम एनर्जी पे होंगे, तो एनर्जी जैसे उनको मिलेगी वो अंदर से बाहर वाले शेल में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाहर वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कोई है उसके पास हाई एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा और अंदर वाली शेल की तरफ मूव करेगा, अंदर वाली शेल की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जज़ब होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से, अपने लेवल से हटेगा, जैसे ही अपने लेवल से हटेगा बाहर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और अपने शेल से अंदर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ये इतना सा कॉन्सेप्ट था उसका, ये बोहर थ्योरी थी एक। उसके बाद चलते हैं, अच्छा यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये शेल की लिखा हुआ है कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है, बस ये बताया गया इसके अंदर। उसके बाद चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। कुछ पोस्टुलेट थे, कुछ जो आप कह सकते हैं कि कुछ जो है ना पॉइंट्स थे जो कि बोर मॉडल के अंदर जो है ना वो डिस्कस किए गए। पहला मॉडल जो है ना, पहला पॉइंट जो रदरफोर्ड ने बोहर ने दिया वो क्या था, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolving in one circular orbit of radius or around the nucleus। वो कहता है कि जो हाइड्रोजन है, ये बोहर ने जो है ना यही मॉडल जेन में रख के जो है ना फिर हाइड्रोजन का सबसे पहले किया था। क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल एटॉमिक नंबर 1 है उसका, तो उसके न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन है, और उसके अलग जो है ना शेल भी क्या है, एक है, एक शेल के अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो बोहर ने बताया था, जो कि किसी हद तक ठीक था। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। ईच ऑर्बिट, ये क्या है, ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट क्या है, इसकी एक अपनी एनर्जी है, ये एक एनर्जी लेवल है जो कि क्या है, फिक्स है। ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर बाद इसकी चेंज हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, ऐसा नहीं है, इसकी फिक्स एनर्जी है, ठीक हो गया, क्वांटाइज्ड है। आगे तीसरा पॉइंट है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डजंट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ये वही बात है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रहेगा या इसके अंदर रहेगा या इसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। रेडिएट मतलब निकालना। द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली, उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या बाहर अंदर से बाहर वाले शेल की तरफ या बाहर से अंदर वाले शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा तो क्या होगा, तब एनर्जी इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो है ना कुछ पॉइंट्स थे। तो हमारे पास चौथा पॉइंट है, when an electron jumps from lower to higher orbit it absorbs energy, and when it jumps from higher orbit to lower orbit it radiates energy। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैं 2-3 दफा बता चुका हूँ। ठीक है ना, ये कि जब भी हमारे पास लोअर ऑर्बिट है और ये हायर ऑर्बिट है, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, रेडिएट करेगा। उसके बाद दिस चेंज इन एनर्जी, ये जो एनर्जी एक ऑर्बिट से, हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है ना, तो एक ऑर्बिट से जो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, या अंदर वाले में आएगा या बाहर वाले में जाएगा, तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो कैन बी फाइंड विद प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन। तो प्लैंक्स की इक्वेशन क्या थी, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम न्यू पढ़ते हैं। ठीक हो गया, इसको वी नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेल ई जो है वो क्या है, चेंज इन एनर्जी है, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको लाइट से मिलेगी, और लाइट एनर्जी है ना। ठीक है, तो वो लाइट जैसे ही पड़ेगी उसके ऊपर उसे एनर्जी मिलेगी, तो अब लाइट की फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की लाइट यूज करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो इसकी एनर्जी पे जो है ना वो एनर्जी डिफरेंट आएगी, इसका आंसर। लेकिन चूंकि ये सनलाइट हम देखते हैं मोस्टली, तो सनलाइट की फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सनलाइट की फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे रखेंगे, तो सनलाइट की फ्रीक्वेंसी आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी है। तो देखते हैं आगे। तो डेल ई जो है वो चेंज इन एनर्जी है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, यानी कि E2 माइनस E1। अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि हायर से लोअर में आ रहा है, तो हायर वाले की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, उसको हमने क्या दिया नाम, E2 का, और जो अंदर वाला ऑर्बिट है उसको क्या नाम दिया, E1 का। अब चूंकि अंदर से जब बाहर से अंदर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, सॉरी, लेकिन जब अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट जो है वो ऊपर वाला है, और लोअर वाला जो है ना वो E1 है। ठीक है, इस तरह E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। आगे यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू, अच्छा इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक हो गया, और ये जो है न्यू, इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ये, या इसको फ्रीक्वेंसी, इसको आप वी नहीं बोल सकते। अगर पांचवा पॉइंट है, ये था कि आप एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आप उसकी एनर्जी कैसे फाइंड कर सकेंगे। आगे पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। जिस जिस जो है ना, फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बनाया जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, या इसमें जिसमें आप कंसीडर कर लें, तो इसको क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसका अपना क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अब आपने फिजिक्स के अंदर मोमेंटम पढ़ा है, वो एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। ठीक है, यानी कि जो मोमेंटम होता है वो मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है। किसी भी चीज का मैस है, फर्ज करें ये मैस है, इसको मैं ऐसे फेंकता हूं तो इसका मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैस कितना है, 3 ग्राम 4 ग्राम जितना भी है, और जिस वेलोसिटी से फेंकता हूँ, जिस स्पीड से जाएगा, इसकी स्पीड फर्ज करें 4 किलोमीटर पर सेकंड है, सॉरी 4 किलोमीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 4 मीटर पर सेकंड है इसकी, या 3 मीटर पर सेकंड है, तो उसको हम उसकी वेलोसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करे इस तरह, ठीक है ना, एंगल बनाए, यहाँ पे क्या बना रहा है, अब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना ऐसे, तो इससे इसके लिहाज से क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, इस वजह से इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो पार्टिकल जब भी सर्कल में मूव करे इस तरह, तो वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे, फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला लीनियर मोमेंटम के लिए, और एंगुलर मोमेंटम के लिए हम फिर क्या चेक करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी आर देखते हैं। ठीक है, एम यहाँ पे मैस है,
v क्या है, वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है, कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, m इसका मास है, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस है। ये जो रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक इस ऑर्बिट का, ये क्या है, रेडियस है। ये रेडियस यानी कि कितना फासला है यहाँ से यहाँ तक, एक फासला, दूसरा इसका मास, तीसरी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम। ये मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने आप लोगों को। तो इसका जो है ना कोई मोमेंटम होगा, क्या होगा इसका, एक मोमेंटम होगा, और किसके इक्वल होगा, एन एच ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे एच जो है वो कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए सेम रहेगा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और 2 जो है ना ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है। और एन क्या है, एन आपके पास ये 1 है, ये एन 2 है, और ये एन 3 है। अगर सिमिलरली एक और शेल आता है तो एन 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे फर्ज करें कोई पार्टिकल यहाँ पे है 1 में है, तो यहाँ पे n की जगह आप क्या रखेंगे, 1, h की वैल्यू, उसके बाद 2 पाई नीचे रखेंगे। उसके बाद आपने अगर यहाँ से इसका मैस फाइंड करना है तो आपको ये रेडियस भी पता होना चाहिए, यहाँ से रेडियस जो है ये पता होगा, वो रेडियस r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। और आगे जो न्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, सॉरी स्पीड है, ये v है, ठीक है ना। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, सॉरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी क्या है, स्पीड है। आपको स्पीड पता चल जाएगी, अगर स्पीड पता है तो यहाँ पे पुट कर दें और मैस निकाल दें। अगर आपको मैस पता है और रेडियस पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी। इस तरह आप हर इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में है तो यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड में है तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे सेम वही वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे जस्ट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता जाएगा उसको क्या होता जाएगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता जाएगा। तो किसकी वजह से, इस n की वजह से। समझ आ गई है इस चीज की। तो यहाँ से आप मैस भी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, अगर वेलोसिटी और रेडियस दिया गया हो। अगर आपको जो है ना वो रेडियस और मैस दिया गया हो और वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी जो है ना फाइंड करने का बोले तो आप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना न्यूमेरिकल भी आएंगे, आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो इस चीज़ की समझ आ गई है, तो आगे चलते हैं। ये जो है ना हमारे पास लीनियर का जो है ना वो फार्मूला है मोमेंटम का, और ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे जो है ना ये एंड हो गया, और इसको भी मैं जो है ना वो रेज करने लगा हूँ। ऐसे ना हो कि कुछ बच्चे जो है ना नोट्स के अंदर इस चीज़ को भी बना लें। है तो वैसे फ़ायदे की चीज़, लेकिन एक दफ़ा बना चुके हैं तो फिर दूसरी दफ़ा जो है ना वो फ़ायदा नहीं। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू थ्योरीज। ये जो दो थ्योरी पढ़ी है आपने, एक बोहर की पढ़ी, सबसे पहले उसकी रदरफोर्ड की पढ़ी है, दूसरी बोहर की पढ़ी है। इन दोनों थ्योरीज में फ़र्क क्या है? सबसे पहला जो है ना हम देखते हैं रदरफोर्ड, उसके बाद बोहर। तो मैंने जो है ना वो इन दोनों को साथ साथ जो है लेके चलूंगा। रदरफोर्ड की थ्योरी कहती है, वो जो बेस थी वो किसकी बेस पे थी, क्लासिकल थ्योरी की बेस पे थी। किसकी बेस पे, क्लासिकल थ्योरी। और जो बोहर एटॉमिक थ्योरी थी वो किसकी बेस पे थी, क्वांटम थ्योरी की बेस पे थी। दूसरा पॉइंट, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ डेप्थ में। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने क्या बोला था कि जस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, प्लम पुडिंग थ्योरी काम किया था, और ये वाला मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं। जबकि बोहर ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेशक, लेकिन क्या करते हैं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में करते हैं। उनके अपने एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में करते हैं, ऐसे नहीं है कि रैंडमली मिक्स कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। तीसरा पॉइंट था, नो आइडिया वाज अबाउट ऑर्बिट। ठीक है ना, कि ऑर्बिट के बारे में कोई जो है ना रदरफोर्ड ने आइडिया नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना बोहर ने क्या दिया था, ऑर्बिट का आइडिया दिया था। और क्या बोला था कि ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम, यानी ये जो ऑर्बिट्स थे उनके क्या थे, एंगुलर मोमेंटम थे। चौथा पॉइंट, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसने बोला था कि एटम जो है ना वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि नहीं, एटम कॉन्टिन्यूस नहीं, एटम की एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है ना, एक फिक्स एनर्जी के डिफरेंट लेवल है, तो इस वजह से क्या देगा, लाइन स्पेक्ट्रम देगा ये। तो पांचवा पॉइंट था, एटम शुड कोलैप्स। वो कहता है कि एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए। जब वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे न्यूक्लियस में, तो एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एटम शुड एग्जिस्ट, कि ये सब मॉडल के तहत जो है ना एटम शुड एग्जिस्ट। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे, तो एटम क्या होगा, बरकरार रहेगा, एटम का स्ट्रक्चर, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आपको जस्ट ये बोहर का एटॉमिक मॉडल बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि आप साथ जो है ना समरी ये दोनों थ्योरीज के डिफरेंसेस भी लिखें। ठीक है, वो आपको जस्ट जो है ना ये कहेगा कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है।
अगर वो बोहर का एटॉमिक मॉडल पूरा कहता है तो आपने एक्सपेरिमेंट उसको बताना है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने जो 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये वाले ये लिखने हैं। अगर वो जस्ट पॉइंट्स के बारे में कहता है कि पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, ये भी समटाइम लॉन्ग में आ जाता है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, तो जस्ट आपने ये 5 पोस्टुलेट लिखने हैं। थोड़ा सा ऊपर इंट्रो बेशक लिख दीजिएगा कि रदरफोर्ड कब पैदा हुआ, क्या हुआ, मतलब रदरफोर्ड कौन था, तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। फिर नीचे पोस्टुलेट, अगर शॉर्ट में आता है तो ये जो है ना मोस्टली शॉर्ट में आएगा कि बोर एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो है ना इनके क्या क्या डिफरेंसेस थे, दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक है वो बताएं। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है इसका। तो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम एटम से जो है ना आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डेप्थ से जो है ना वो पता चल रहा होगा। तो अगर फिर भी किसी भाई का या बहन का कोई क्वेश्चन हुआ तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकता है या कर सकती है, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगा। ये चीज़ें इतनी डेप्थ में समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप लोग जो है ना वो जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो अपनी सोच के साथ पढ़ें, यानी कि आप सोचें, कुछ ना कुछ न्यू सोचें आप कि यहाँ से ये भी तो हो सकता था, यहाँ से ये भी तो हो सकता था। इस तरह इवेल्युएशन होती है, ठीक है। अगर आप लोग रट्टा लगा के जस्ट इसको तोते की तरह जो है रट्टा लगा के जाके पेपर दे आएंगे और 1050 नंबर ले लेंगे और खुश होते रहेंगे कि जी मैं तो बड़ा लाइक हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, और 2 महीने बाद कोई पूछे जी बोर थ्योरी क्या थी, कुछ पता नहीं है, तो ये नहीं करना, ठीक है। स्टडी का मकसद क्या होता है कि आप लोग जो है ना अपने आप को इवेल्युएट करें, इवेल्युएशन लाएं, कुछ नया करेंगे हम, ठीक है। तभी आप लोगों के अंदर में से जो है ना वो साइंटिस्ट प्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको इंशाल्लाह जो है ना वो आगे FSC लेवल की केमिस्ट्री, फिर BS लेवल की, तो आप लोगों को जो है ना बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अपना लेक्चर इसी के साथ एंड करता हूँ। अपनी बहुत सारा जो है ना वो ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।